बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लास्ट लेक्चर के पार्ट 3 की तरफ आ रहे हैं। ये लेक्चर जो है वो रिलेट करता है हमारे टॉपिक नेटवर्क सिक्योरिटी को। अगरचे ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे पूरे के पूरे सेमेस्टर के कोर्सेज हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें चूंकि एक कोर्स के हिस्से के तौर पे सिर्फ एक टॉपिक के तौर पे इसे डिस्कस करना है, तो अगरचे इसके साथ इंसाफ तो नहीं हो सकेगा, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम इतनी देर में थोड़ी देर में हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रेफरेंस है वो चैप्टर 31 है बेरोज फ्रोजान के 5th एडिशन का, जो हम ऑलरेडी जिस बुक से हमने बहुत सारा काम ऑलरेडी किया है। तो सबसे पहले जो हमें एक चीज देखनी है, नेटवर्क सिक्योरिटी पे जाने से पहले हम एक बात देखेंगे, सिक्योरिटी इटसेल्फ क्या है। सिक्योरिटी एक कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप देखिए कि सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। मसलन जब आप लोग अपना घर बनाते हैं तो घर में दीवारें आप ऊंची रखते हैं। इसका मकसद ना सिर्फ ये है कि आपने मुख्तलिफ चोरों से या इन लोगों से अपने घर को सिक्योर करना होता है, इसके अलावा आप दीवारें जो बनाते हैं वो ईंटों से बनाते हैं। हालांकि आप अगर आप इस पिक्चर में पर्टिकुलरली देखिए, तो इस पिक्चर में अगर आप देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि इन लोगों ने सिक्योरिटी के लिए बंदा तो रखा हुआ है, लेकिन इनके यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी इतना मसला नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद यह है कि कोई अंदर झांक ले के अंदर क्या हो रहा है, तो इस पे कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप इस घर को देखेंगे तो दे आर नॉट अलाउइंग, ठीक है। अगर इन्होंने कुछ शीशा रखा हुआ भी है अपने घर के बाहर, तो वो इतना दूर है कि कोई आदमी उस शीशे को हटा नहीं सकता, या इसके ऊपर उन्होंने कम से कम अपने कर्टन्स वगैरह डाले होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि वो शख्स देख ना सके। अगर आप सिंपली देख लें कि अगर यूरोपियन हाउसेस देखें या यूरोपियन मुख्तलिफ सेंटर्स देखें, तो आपको नजर आता है कि उनके लिए पर्दा कोई इतना उनके यहाँ नहीं है उसका कॉन्सेप्ट, तो लिहाजा वहां पे शीशे के साथ बड़ी बड़ी खिड़कियां रोड के ऊपर आपको नजर आती हैं, और समटाइम्स जब पर्दे हटे हों तो आप अंदर तक झांक भी सकते हैं। जबकि अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो शायद ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें सिक्योरिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए। तो लिहाजा सिक्योरिटी जिस तरह हमारी आम जिंदगी में अगर आप मैं एक तीसरी पिक्चर को भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये तीसरी पिक्चर जो है, अगर आप इसे भी देखिए तो इसके अंदर भी आपको नजर आएगा कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये देखिए, ये पर्दा हटा हुआ है और ये रोड के ऊपर अगर कोई अंदर झांक भी ले तो इनके कल्चर के मुताबिक अगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप देख लीजिए कि सिक्योरिटी सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आपकी चीज को कोई चुरा के ना ले जाए। सिक्योरिटी के अंदर और भी बहुत कुछ है। जैसे हमारे यहाँ पर्दा भी एक पार्ट ऑफ सिक्योरिटी है। तो इसी तरह नेटवर्क के अंदर भी आपको जो सिक्योरिटीज चाहिए होती हैं, तो उनके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करते हैं, और हम देखेंगे कि जो नेटवर्क हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट हम कितने बेहतर तरीके से कवर करते हैं। जी, तो मैं इस पे आता हूं कि जी हम नेटवर्क सिक्योरिटी में हम इस चीज को देखते कैसे हैं। जी, तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैंने आपसे बात कही कि हम लोग जब सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें सिक्योरिटी किस किस्म की चाहिए, राइट। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होगा, हो सकता है देहात में जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है शहर में उससे मुख्तलिफ हो, और जो शहर में है तो किसी मॉडर्न सिटी के मॉडर्न एरिया में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो। तो सिमिलर इज द सिचुएशन विद द नेटवर्क्स। तो हम जो बात चलाएंगे वो इस तरह से चलाएंगे कि हमें बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी गोल्स पे देखना है कि हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं। तो सिक्योरिटी गोल्स में हमारे सामने
तीन बड़े गोल्स हैं। नंबर 1 इज द कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 इज द इंटेग्रिटी और नंबर 3 इज द अवेलेबिलिटी। मैं वन बाय वन इनको आपके साथ शेयर करता हूं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी is probably the most common aspect information security. Yes, हम लोग जब भी नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करते हैं तो हमारे सामने 8-9 एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंशियलिटी है परहैप्स 90% केसेस में हमारे लिए कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो सबसे पहली बात होती है। अच्छा, अब ऐसा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी हम जिसे कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं अननोन लोगों से। जैसे कोई भी शख्स नहीं चाहता कि उसका कोई मैसेज को और बंदा पढ़ ले या कोई खुफिया इंफॉर्मेशन आपकी कोई और पढ़ ले। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपकी कतन ख्वाहिश नहीं होगी कि जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके कारोबारी हरीफ हैं, उन्हें पता चले कि आप कहाँ से चीजें लेते हैं, किस रेट पे बेचते हैं, आपकी सेल कितनी है और ये सारी चीजें। तो कॉन्फिडेंशियलिटी परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारी सिक्योरिटी में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी का पार्ट होता है। और ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ आपको नेटवर्क पे नहीं चाहिए। जैसे कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो कहीं पे, तो आपको जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो सिर्फ उस वक्त नहीं चाहिए कि जब आप अपने सिस्टम से बाहर निकाल दें। आपको जब वो स्टोर है इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको उस वक्त भी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए। इसलिए आप अपने कुछ पासवर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इनटू द नेटवर्क सिक्योरिटी गोल्स। तो मैं इसे एक बार रीड आउट कर लेता हूं। कॉन्फिडेंशियलिटी इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। An organization needs to guard against those malicious actions that endanger the confidentiality of its information. Confidentiality is not only applies to the storage of the information, it also applies to the transmission of the information. तो हमें जो है अपनी इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ ये है कि जब वो नेटवर्क पे जा रही हो उस वक्त उसे प्रोटेक्ट करना है, बल्कि उस वक्त भी उसे प्रोटेक्ट करना है जब वो हमारे कंप्यूटर में सेव्ड होती है और हम नहीं चाहते कि कोई अनवांटेड उसको पीप थ्रू कर सके। नेक्स्ट जो सिक्योरिटी गोल है दैट इज द इंटेग्रिटी। अब देखिए कि जो आपका डाटा है वो कंटिन्यूसली चेंज की जरूरत में रहता है, क्योंकि डाटा होता ही वो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें, जब तक आपका डाटा कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो जाएगा तो नहीं हो रहा होगा, तो उस वक्त तक वो एक स्टैटिक आइटम होगी। तो मसलन बैंक के अंदर कस्टमर्स आते हैं, सारा दिन मुख्तलिफ डाटा उनका चेंज होता रहता है। कुछ कैश निकाला जा रहा है, कुछ कैश डाला जा रहा है, कुछ लोगों के प्रॉफिट्स उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, कुछ के ऊपर जो है मुख्तलिफ सर्विसेज के चार्जेस डिडक्ट किए जा रहे हैं। तो डाटा इज कंटिन्यूसली इन चेंज। तो इंटेग्रिटी क्या है कि चेंज के बगैर तो आपका गुजारा है ही नहीं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसे चेंज कर रहे होते हैं। अपने डाटाबेसेस जो है, डाटाबेसेस के बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली बनाए इसे गए हैं कि आप जो चेंज इन द डाटा है तो उसको आप प्रॉपरली मैनेज कर सके। तो डाटा जब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आपकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जब चेंज आए तो चेंज हर कोई ना कर सके, बल्कि कोई अथोराइज्ड बंदा, अथोराइज्ड एंटिटी, अथोराइज्ड कोई मैकेनिज्म के तहत हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स जो है वो जस्ट एक रजिस्टर पे, एक बैंक का एम्प्लॉय बैंक के रजिस्टर पे एक नोट लिखे कि जी मैं 1 मिलियन का कैश लेके जा रहा हूं एंड दैट्स ऑल। नहीं, एक मैकेनिज्म है कि वो कैश कैसे ले जा सकता है या वो कैश कैसे डिपॉजिट कर सकता है। तो इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जब भी चेंजेस हो, जब भी कोई तब्दीली हो हमारे डाटा के अंदर, तो जो है वो
किसी प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत हो और मैकेनिज्म के साथ साथ जो चेंज कर रहा हो वो ऑथोराइज हो। राइट, इंटेग्रिटी वायलेशन इज नॉट नेसेसरली द रिजल्ट ऑफ malicious act. An interruption in the system such as the power surge may also create the unwanted changes into some information. तो ये जो है हमें जो है इंटेग्रिटी का ध्यान रखना है कि हमारा डाटा जब चेंज हो तो एक प्रॉपर तरीके से चेंज हो और जो अथोराइज हो उनके थ्रू ही हो। नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी। देखिए, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा बंदोबस्त कर लिया, आपने अपने डाटा को इस तरह से छुपा के रखा कि कोई भी जो अनवांटेड ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, पर्सनालिटी उसने आपके डाटा को नहीं देखा। इसके अलावा आपने इंटेग्रिटी का इतना मजबूत निजाम बनाया कि कोई भी उस डाटे को जब भी चेंज हुआ तो वो बिल्कुल एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत हुआ। तो डाटा बिल्कुल इंटेग्रिटी वाइज बड़ा सॉलिड है और हर लिहाज से उसके अंदर कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जब आपको डाटा चाहिए तो डाटा अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबिलिटी हमारा सिक्योरिटी का एक और गोल है जिसे आप डॉस अटैक कहते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि आपका सर्वर डाउन हो गया। जैसे कि हम इसी लेक्चर के एक पार्ट में हमने देखा था कि टीसीपी के अंदर एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो हैकर क्या करते हैं कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के इतनी रिक्वेस्ट किसी सर्वर पे भेज दी जाती है कि वो सर्वर इतनी रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पाता, लिहाजा वो सर्वर क्रैश हो जाता है। तो होता क्या है कि अवेलेबिलिटी इज अनदर एस्पेक्ट जिसमें कि आप ये चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसकी अवेलेबिलिटी भी हो। लिहाजा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये तीनों साइड बाय साइड जो है वो चलेंगी। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज जस्ट एज हार्मफुल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द इंटेग्रिटी। अवेलेबिलिटी का ना होना टाइम पे ये भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी या इंटेग्रिटी आपकी कंप्रोमाइज हो जाए। तो जब हमें ये तीन सिक्योरिटी गोल्स पता चल गए कि हमने जो अपने नेटवर्क है उसको, नेटवर्क को या अपनी इंफॉर्मेशन को जो सिक्योर करना है वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के हवाले से करना है। जब हमारे सामने टारगेट्स, जब हमारे सामने मकसद आ जाता है, जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने हो, तब हम ये देखते हैं कि अब पोटेंशियल थ्रेट्स क्या हैं। मतलब मैं अगर इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूं तो इंटेग्रिटी में क्या क्या चीजें हैं जो मेरे लिए थ्रेट हो सकती हैं। जब मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता हूं तो कॉन्फिडेंशियलिटी में कौन कौन सी मेरी थ्रेट हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इनके नाम यहां पे हम देख लेते हैं और फिर इनकी तफसील में जाते हैं। फर्स्ट कीजिए कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता हूं। कॉन्फिडेंशियलिटी को हमारी जो थ्रेट्स हैं, नंबर 1 इज स्नूपिंग। राइट, स्नूपिंग की मैं अभी आपके साथ तफसील से बात करता हूं। स्नूपिंग का मतलब है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड बंदा उसे देख ले, इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो जाए, दिस इज कॉल्ड स्नूपिंग। मजीद हम देखते हैं। और इसके बाद है ट्रैफिक एनालिसिस। फर्स्ट कीजिए कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से इतना अच्छा निजाम अपने सिस्टम के ऊपर बनाया हुआ था कि कोई भी अनऑथोराइज्ड बंदा आपकी इंफॉर्मेशन जो आपके सर्वर पर रखी है उसको नहीं देख सकता। लेकिन अगली कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि ट्रैफिक एनालिसिस। उसने देखा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल कहां से कहां तक कर रही है। वो उसने आपके सर्वर के अंदर घुस के तो वो नहीं देख सका कि इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन उसने ये देख लिया कि आपकी इंफॉर्मेशन फलां जगह से चलती है और फलां जगह तक जाती है। तो यहां से वो एक अंदाजा तो वो कर ही लेता है कि आपका बिजनेस क्या है, किस डायरेक्शन में है और आप कहां कहां से चीजें परचेज करते हैं, कहां पे सेल करते हैं। तो फर्ज करें कि ईमेल एड्रेस ही वो ले लेता है या आपका आईपी एड्रेस से ही वो देख लेता है कि आपकी ट्रैफिक आपकी जो है वो किस तरफ है। तो स्नूपिंग से जो आपने अपने इंफॉर्मेशन के गिर्द बहुत बड़ा अच्छा एक वो सिलसिला बनाया था, तो ट्रैफिक एनालिसिस ने वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी।
इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन इंफॉर्मेशन का अंदाजा ट्रैफिक एनालिसिस से हो जाएगा। तो दिस इज द थ्रेट। These are the two threats in case of the confidentiality objective. अच्छा, इसके बाद हमने बात कही थी इंटेग्रिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी ये थी कि कोई देख ना सके, लिहाजा स्नूपिंग पहला जो डायरेक्ट देखने वाला तरीका है, और ट्रैफिक एनालिसिस जो है वो एक इनडायरेक्ट वे है कि आपकी इंफॉर्मेशन किसी हद तक लीक हो जाएगी। देन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में हमने कहा था कि या तो तब्दीली जो हो वो एक अथोराइज्ड बंदे के थ्रू, मींस एंटिटी से मुराद वो कोई सर्वर भी हो सकता है, वो कोई बंदा भी हो सकता है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो हमने कहा था कि इंटेग्रिटी ये है कि डाटा के अंदर जो मुसलसल चेंज है, उस चेंज में या तो जो चेंज है वो हम या नहीं बल्कि लाजमी तौर पे जो चेंज है वो कोई अथोराइज्ड एंटिटी करे और एक अथोराइज्ड मैकेनिज्म से हो, तरीकाकार भी ठीक हो और करने वाला भी ठीक हो। तो इसके अंदर जो हमें अटैक्स पॉसिबल होते हैं वो मॉडिफिकेशन है और मस्कुरेटिंग है, रिप्लेइंग है और रिप्यूडिएशन है। तो हम आगे जिन चीजों से बहुत ज्यादा लड़ते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि रिप्लेइंग और स्नूपिंग जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं, और मॉडिफिकेशन उसके बाद एक थ्रेट है। तो देन मैं जब अवेलेबिलिटी, मैं इनकी डिटेल में अभी जाता हूं। जो अवेलेबिलिटी के लिए थ्रेट है वो डिनाइल ऑफ सर्विस है। अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि हमें जब डाटा चाहिए तो डाटा हमारे पास हो, और अगर कोई डॉस अटैक होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस का जो अटैक होता है, और उसमें हमारे सर्वर को डाउन कर दिया जाता है या उस इंफॉर्मेशन को खराब कर दिया जाता है, या किसी भी हवाले से डाटा जो है उस तक हम नहीं पहुंच पाते, तो इसका मतलब है कि हमारी अवेलेबिलिटी जब नहीं होती तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। तो हम वन बाय वन इन थ्रेट्स की तरफ जाते हैं कि मुख्तलिफ सूरतों में हमें थ्रेट्स कौन सी होती हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की जो अटैक्स हैं तो उनके अंदर पहला मैंने कहा था कि स्नूपिंग है। स्नूपिंग रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और इंटरसेप्शन ऑफ द डाटा फॉर बैड इंटेंशन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी बंदा आपका डाटा इंटरसेप्ट कर लेता है किसी भी बुरी नीयत से। अच्छा, वो इंटरसेप्शन जो है उसके अंदर सिर्फ देखना भी हो सकता है, या अपने पास स्टोरेज भी हो सकती है, या आगे चल के हम इंटेग्रिटी को भी वो खराब कर सकता है। तो स्नूपिंग जो है वो एक पहला स्टेप है। The data can be made non-intelligible to the interceptor by using the encipherment. तो आपको जो स्नूपिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो आपको काम करना है तो वो ये है कि डाटा की शक्ल ऐसी बना दें कि वो अगर देख भी ले तो उसे पता ना चले कि डाटा क्या है। इसी तरह ट्रैफिक एनालिसिस है। Although encipherment of the data may make non-intelligible for the interceptor, but she can obtain some other type of the information by monitoring the online traffic. वो आपकी इंफॉर्मेशन को फिर भी हैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she can find the electronic address, pair of the request and the responder. तो वो देख सकता है कि आप किस तरफ आपकी जो है वो सारी कम्युनिकेशन होती है, तो उसकी बेस पे आपके बहुत सारे राज फाश हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को हम जो जिन दो अटैक्स का सामना है हम इनके हल की तरफ भी जाएंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं कि जो इंटेग्रिटी को हमने कहा था कि 4 अटैक्स पॉसिबल हैं, तो उनके अंदर जो पहला और जो प्राइम है वो मॉडिफिकेशन है। देखिए, अगर किसी ने डाटा आपका इंटरसेप्ट कर लिया तो वो बहुत सारे काम उसके साथ कर सकता है। मसलन अगर उसने इंटरसेप्ट करने के बाद उसे मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, मॉडिफिकेशन के अंदर एक छोटी सी मिसाल है। हम बहुत सारी मिसालें इसमें बनती हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल टर्म में हमें समझ जरा जल्दी आ जाती है, तो मैं बहुत सारी मिसालें जो बनाऊंगा वो फाइनेंशियल टर्म के हिसाब से बताऊंगा आपको। तो मॉडिफाई में ये है कि मैंने एक रिक्वेस्ट जनरेट की ऑनलाइन बैंकिंग की कि पे एन अमाउंट ऑफ से 100,000 टू समवन। तो अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन में एक सिफर बढ़ा दिया जाता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 9 लाख
एक्स्ट्रा चला जाएगा, 1 लाख की बजाय 10 लाख चले जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम के जो मॉडिफिकेशन से आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा यह है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है। डिलीट का मतलब यह है कि अगर आप से फॉर एग्जांपल आपने कोई एक असाइनमेंट थी जो आपने सबमिट करना थी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो डिलीट कर दी गई, डेफिनेटली आपको एग्जाम में उसका नुकसान होगा। और इसी तरह अगर वो असाइनमेंट इन टाइम पहुंचाने के बजाय उसे डिले कर दिया जाए, तो डिले में कहीं बेहतर है कि फर्ज कीजिए कि आपने किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कोई एग्रीमेंट किया, या इवन आप अपना जो कोई पेमेंट है वो आप करने जा रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इनकम टैक्स की पेमेंट करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट का जाहिर है एक पर्टिकुलर डेट और टाइम होता है, और आप फर्ज कीजिए कि आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप पेमेंट अरेंज कर सके, और जब आपने ऑनलाइन उस पेमेंट को ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो समवन हु इज योर अपोनेंट, या आपको जिसने नुकसान पहुंचाना मकसूद था, तो उसने उस पेमेंट को जस्ट इंटरसेप्ट किया और डिले कर दिया, एंड दैट्स ऑल। या आपने एक एग्रीमेंट था जो एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर साइन करना था, आपने साइन भी कर दिया, आपने रवाना भी कर दिया, लेकिन जो है उसे जो जिसने इंटरसेप्ट किया उसने कोई मॉडिफाई नहीं किया, उसको डिलीट नहीं किया, उसको सिंपली डिले कर दिया। तो मॉडिफिकेशन के अंदर हम लोग इन 3 चीजों को कवर करते हैं कि मॉडिफाई हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या डिले हो सकता है। लिहाजा जो आपके पास जो सबसे अच्छा रास्ता है वो ये है कि आप इंफॉर्मेशन को ऐसी शक्ल दे दें कि वो जब इंटरसेप्ट भी करे तो उसे पता ही नहीं चले कि ये है क्या, और उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन, डिलीशन या डिले वो उसके लिए जाहिर है उसका कोई मकसद नहीं रह जाता, क्योंकि आप he is looking for a particular information to modify, delete or delay, not everything. अगर कोई बंदा YouTube का चैनल आपके ऑफिस से बैठा देख रहा है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो मॉडिफाई, डिले या डिलीट करता है, तो उसको क्या फायदा है। तो वो तो एक पर्टिकुलर जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं या जो आपके पर्टिकुलर बिजनेस की जो चंद मामूलात हैं, तो वो उनके ऊपर सिर्फ नजर रख के बैठा है। तो अगर आप उसकी शक्ल ऐसी चेंज कर दे कि उसको अंदाजा ही नहीं हो, तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा है जो नेक्स्ट अटैक है, दैट वी कॉल इट अ मास्कुरेडिंग। मास्कुरेडिंग जो है, ये लफ्ज आपको जो लग रहा है उसमें यह है कि जैसे किसी ने कोई मास्क पहना हुआ हो और वो कोई शक्ल चेंज कर दे, जैसे इसको हम स्पूफिंग भी कहते हैं। पहले जो था वो स्नूपिंग था, जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंशियलिटी का थ्रेट था वो। तो स्पूफिंग ये है कि कोई बंदा कोई अलग से शक्ल बना के, तो आपसे फर्ज कीजिए कि किसी वक्त आप एक कॉल रिसीव करते हैं कि जी आपका बैंक अकाउंट के ऊपर कंटिन्यूसली कोई ट्राई कर रहा है, और आप ऐसा करें कि हमें जल्दी से अपना पासवर्ड दे दें, तो हम आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने उसे अपना पासवर्ड या अपना जो पिन कोड है वो दे दिया, तो इसका मतलब है कि उसने इम्पर्सोनेट किया, उसने झूठ से आपको ये बताया कि जी मैं फलां बैंक का मैनेजर हूं और आपका अकाउंट जो है वो चोरी होने जा रहा है, तो मैं उसको बचाने के लिए उसको ब्लॉक करता हूं, तो आप मुझे अपना फलां अकाउंट नंबर या पासवर्ड या अपना पिन कोड ये बता दें ताकि मैं आपको बचा सकूं। और वो इम्पर्सोनेट करके, वो मास्क चढ़ा के या कुछ और बन के डिस्गाइज करके, या उसने अपनी शक्ल कोई और बना ली है, तो वो अटैकर, लेकिन वो किसी भी और शक्ल में आपके हमदर्द के, आपके दोस्त की सूरत में आया और आपके बैंक कार्ड, पिन या आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ले गया आपसे। तो वी कॉल दिस अटैक एज अ मास्कुरेडिंग। तो समटाइम्स अटैकर प्रिटेंड इंस्टेड ऑफ द रिसीवर एंटिटी। यस, दिस इज अनदर वे मास्कुरेडिंग। ये होता है कि फर्ज कीजिए एक इंफॉर्मेशन जो है वो चली तो आपके लिए थी, और जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन चली थी, रास्ते में उसने इस तरह से उसको रास्ते में हैक किया कि वो बिल्कुल उस बैंक के लिए लीगल रिसीवर बन गया और उसने आपकी तरफ से चीजों के जवाब देना शुरू कर दिए। तो दिस इज कॉल्ड द मास्कुरेडिंग। ये हमारी इंटेग्रिटी के हवाले से ये एक
थ्रेट है। नेक्स्ट है रिप्लेइंग। रिप्लेइंग ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि आपने एक मैसेज भेजा और उस मैसेज को अटैकर ने अपने पास कॉपी कर लिया। अच्छा, उसने क्या किया कि कॉपी करने के बाद कुछ देर बाद उसको रिप्ले कर दिया, मतलब एक दफा तो उसको जाने दिया, जस्ट उसकी एक कॉपी बना ली। जस्ट लाइक कि आपने किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक पेमेंट करना थी जी, आपने बैंक से कहा कि एक किसी पर्टिकुलर जॉब के हवाले से कि आपने एक पेमेंट के लिए एक एडवाइस इशू की टू द बैंक, और अटैकर ने वो एडवाइस जो है वो अपने पास कॉपी कर ली और एक दफा पेमेंट हो गई। उसने थोड़ी देर बाद उसको रिप्ले कर दिया, एक और पेमेंट हो गई और उसने एक और दफा रिप्ले कर दिया। तो रिप्लेइंग इट्स वेरी डेंजरस, स्पेशली इन केस ऑफ कि जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ आप काम कर रहे हो तो क्या है कि समटाइम्स जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं ही मे बी द पार्ट ऑफ द अटैकर, वो उसका साथी हो सकता है, लिहाजा वो उस पेमेंट के लिए एक छोटा सा काम करके वो पेमेंट जो है वो मल्टी टाइम रिप्ले करके तो उसको ले सकते हैं। रिप्यूडिएशन नेक्स्ट जो इसके अंदर एक हमारे लिए पोटेंशियल थ्रेट होती है वो ये रिप्यूडिएशन ये है कि अभी तक हमने जितने भी इंटेग्रिटी के हवाले से अटैक्स की या किसी भी टाइप के जो हमारे सिक्योरिटी गोल्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और जो डिनाइल ऑफ सर्विस है, तो उसके हवाले से, अवेलेबिलिटी के हवाले से हमने जितनी भी बातें की हैं तो उन सारों में हम एक बात करते हैं कि समवन एल्स इज आवर एनिमी। लेकिन ये जो रिप्यूडिएशन है, रिप्यूडिएशन में ये है कि नीयत तो हमारी भी खराब हो सकती है, लिहाजा रिप्यूडिएशन क्या है कि ये अटैक इस टाइप का अटैक है। फर्ज कीजिए कि मैंने एक मैसेज किया बैंक को कि मेक द पेमेंट टू दिस एंटिटी। बैंक ने उसको चेक करने के बाद कि दिस इज फ्रॉम माय एंड वो पेमेंट कर दी, और मैं कुछ देर के बाद जब मैंने अपने अकाउंट्स को चेक करने की एक पोज करते हुए मैंने बैंक के साथ बात की कि जी दिस वाज नॉट इशूड बाय मी, ये एडवाइस तो मैंने भेजी नहीं थी, ये तो आपने गलत पेमेंट की है और आप मुझे ये वाली पेमेंट वापस करें। तो इसका मतलब ये है कि जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनमें एक पार्टी आप होते हैं और एक दूसरी पार्टी होती है। बाकी तमाम किस्म की जो हम थ्रेट्स डिस्कस करते हैं उसमें यह है कि दूसरी पार्टी के एंड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेटर बैठा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में यह है कि मैं बैकआउट कर जाता हूं, मैं झूठ पे चला जाता हूं। तो रिप्यूडिएशन ये है कि जो किसी भी एक ट्रांजैक्शन में, वो चाहे खाली इंफॉर्मेशन की हो, वो अमाउंट की हो, वो किसी भी हवाले से जो दो पार्टीज के दरमियान जो कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी काम हो, उसमें कोई सिंगल पार्टी बाद में मुकर ना सके, रिप्यूडिएशन ये है। दिस टाइप ऑफ अटैक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज इट इज परफॉर्म बाय वन ऑफ द टू एंटिटीज जो कम्युनिकेशन में है, दोनों सेंडर और रिसीवर, उनमें से कोई एक खराबी कर जाए। द सेंडर ऑफ द मैसेज माइट लेटर डिनाई दैट शी हैज सेंट द मैसेज। यस, कि मैंने तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो भेजी नहीं थी कि ये अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाए। द रिसीवर ऑफ द मैसेज माइट लेटर डिनाई दैट ही हैज रिसीव्ड द मैसेज। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो अमाउंट जिसने रिसीव कर ली उसने कहा नहीं मैंने रिसीव की ही नहीं है। तो दोनों पार्टीज में से किसी एक की बदनीयती हो सकती है, लिहाजा हम इसके लिए जो है रिप्यूडिएशन के लिए पूरा बंदोबस्त किया जाता है कि जो पार्टी एडवाइस इशू करे और जो पार्टी उस अमाउंट को रिसीव करे, दोनों में से कोई भी इन फ्यूचर बैकआउट ना कर सके। इस पूरे प्रोसेस को इतना जो है वो सेफ और सिक्योर बनाया जाता है। तो द लास्ट सिक्योरिटी गोल अवेलेबिलिटी है। तो इसको जो अटैक है वो डिनाइल ऑफ सर्विस का है कि आपका सर्वर डाउन हो जाए, कि उसको किसी भी तरीके से जो है कोई ऐसी इंटरप्शन दी जाए, उसकी रैम को फिल कर दिया जाए तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। The attacker can use the several strategies to achieve this. She might send so many bogus requests
कि आप जो है वो सर्वर को इतनी बोगस रिक्वेस्ट भेज दें कि सर्वर क्रैश हो जाए और हैवी लोड की वजह से। हाँ, ये भी हो सकता है कि फर्ज कीजिए कि एक सर्वर है जो दुनिया में से फेसबुक का सर्वर है, और फेसबुक का सर्वर जो है वो एट ए टाइम लाखों लोग उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो सिंपली ये करे कि जब कोई भी फेसबुक के सर्वर को हिट करता है, टच करता है, तो डेफिनेटली उसको एक रिस्पॉन्स मिलता है। वो जो चीजें, जो कंटेंट चाह रहा होता है तो उसको वो कंटेंट मिल रहे होते हैं। सिंपली अगर अटैकर फेसबुक के उस सर्वर के ऊपर बैठ जाए और जितने रिस्पॉन्सेज हैं उनको डिलीट करना शुरू कर दे, सिंपली रिस्पॉन्सेज को डिलीट करे, नतीजा क्या होगा? जो लोग रिक्वेस्ट भेज रहे थे वो रिक्वेस्ट दोबारा भेजेंगे, फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा वो दोबारा भेजेंगे, वो दोबारा भेजेंगे, बार बार भेजेंगे। नतीजा क्या होगा कि उन्हें ऐसे महसूस होगा कि सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो बार बार अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि सर्वर हैवी लोड की वजह से क्रैश हो जाएगा। और इस तरह के ओवरलोड करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप किसी भी हवाले से सर्वर को स्लो डाउन या ओवरलोड कर दें, तो ऐसे में जो है आपको जवाब में क्या होता है कि सिस्टम क्रैश कर जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें क्या सर्विसेज और टेक्निक्स इस्तेमाल करना है इन चीजों को खत्म करने के लिए, इनके खिलाफ लड़ने के लिए। तो हमारे पास जो सर्विसेज और टेक्निक्स हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है दैट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब यह है कि आप सीक्रेट राइटिंग करते हैं, आप जो चीज भेज रहे हैं वो आपकी पूरी ट्राई होती है कि वो सिरे से पता ही ना चले हैकर को कि ये जा क्या रहा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है विच इज कॉल्ड द स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी क्या है कि आप कवर्ड राइटिंग करते हैं। तो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं, लेकिन स्टेगनोग्राफी जो है वो हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। हम थोड़ी सी जो डिटेल्स करेंगे स्टेगनोग्राफी को हम सिर्फ टच करके तो छोड़ देंगे, क्योंकि हम इन डेप्थ सिक्योरिटी का कोर्स इस वक्त नहीं कर रहे। तो हम लोग थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी के ऊपर काम करेंगे एंड फिर जो है हम वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को। तो हम यहाँ पे पहले क्रिप्टोग्राफी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एन्क्रिप्शन करते हैं। हम एन्क्रिप्शन इस तरह से करते हैं कि कोई अगर मैसेज है तो उसको कोई और शक्ल दे दी जाती है थ्रू एन्क्रिप्शन। हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर रिवर्स में हम उसे डिक्रिप्ट करते हैं और एक्चुअल मैसेज उसमें से हम अपना ले लेते हैं। तो हम बहुत इब्तदाई सतह का इसके अंदर डिस्कशंस करेंगे और जो बेसिकली इसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट मेथड्स हैं, जिसके अंदर सिमेट्रिक की इनसाइफरमेंट है कि जो आप इंक्रिप्शन करते हैं, एसिमेट्रिक की इनसाइफरमेंट है और हैशिंग फंक्शन है। तो वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात स्टेगनोग्राफी की कर लेना चाहता हूं। जो स्टडी है वो हम थोड़ी सी एन्क्रिप्शन की करेंगे, लेकिन जो है स्टेगनोग्राफी क्या है? स्टेगनोग्राफी ये है कि कवर्ड राइटिंग। कवर्ड राइटिंग का मतलब ये है कि आपने अपना जो मैसेज भेजा है वो मैसेज किसी और शक्ल में भेज दें जिससे कि किसी को अंदाजे ना हो कि ये मैसेज है। मसलन अगर आप ये वाली डायग्राम को देखें तो बड़ी एक जबरदस्त बात है इसके अंदर। ये जबरदस्त बात ये है कि आपको ये 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं, राइट? तो दोनों तस्वीरें एक जैसी हैं, लेकिन एक के अंदर कोई मैसेज नहीं है और एक के अंदर अटैक एट मिडनाइट का मैसेज है। ठीक है, डेफिनेटली ये जो है वो टिपिकल वो जो एप्लीकेशंस हैं वही इसमें से वो मैसेज निकालते हैं, लेकिन इनके दरम्यान कुछ एन्क्रिप्शन कीज और सारा कुछ है। लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों पिक्चर्स में बज़ाहिर तो कतअन कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लू कलर को देखें स्काई के, तो
आपको उसके अंदर एक फर्क लग रहा होगा। तो वही फर्क जो है उसी के अंदर मैसेज रखा जाता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे काम है। जैसे किसी मूवी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर जो है एक चीज, फर्ज कीजिए कि दरख्त का एक पत्ता या कोई एक चिड़िया जो उसमें दिखाई जा रही है वीडियो क्लिप में, तो उसकी चोंच के जो रंग हैं उनको आप पिक करें एज पिक्चर, और जब आप उनको पिक करते हैं एज ए पिक्चर और उनको डिक्रिप्ट करें एज अ वर्ड कोडिंग के तहत आप करें, जो एक टेक्स्ट की कोडिंग है, तो डिकोड करें तो हो सकता है उसमें से आपका कोई मैसेज निकल आए। तो ये इस तरह से स्टेगनोग्राफी जो है वो अमूमी तौर पे जिन चीजों में भेजी जा रही है उनमें पिक्चर्स के अंदर उसे कंसील किया जाता है। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि मैसेज लिख के तो उसके ऊपर एक पिक्चर पेस्ट करके दे दी जाती है, और जो रिसीवर होता है वो सिंपली पिक्चर उसके ऊपर से हटाता है और नीचे मैसेज पड़ा होता है, जो कि आम सी एन्क्रिप्शन के अंदर होता है। तो आप वीडियो क्लिप के अंदर भेज सकते हैं। फर्ज कीजिए एक बाइकर रन कर रहा है और उसके व्हील्स में से जो चिंगारियां निकल रही हैं, तो वो चिंगारियों के अंदर जो मैसेज है, और इसके अलावा किसी गाने के अंदर हो सकता है, कोई ऑडियो क्लिप के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एक ऑडियो क्लिप के अंदर ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है इसको जब डिकोड किया जाए तो उसके अंदर हमारा मैसेज है। तो ये जो स्टेगनोग्राफी है उसके अंदर आप करते क्या है कि मैसेज को आप कवर कर देते हैं, कि इस तरह से वो दूसरे को आप भेजते हैं। जैसे क्रिप्टोग्राफी को हम सीक्रेट राइटिंग कहते हैं, जबकि इसके अंदर कवर्ड राइटिंग है कि आप लिख के कुछ तो उसके ऊपर कोई और चीज आप चस्पा कर देते हैं और वो गुम हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो क्लिप्स में हो सकता है, ये किसी वॉइस मैसेज में हो सकता है, या किसी सॉन्ग में हो सकता है, ये किसी पिक्चर के अंदर हो सकता है। तो ये इस तरह से उनके जो पिक्चर के पिक्सल्स होते हैं, फर्ज कीजिए कि एक पिक्चर मैं भेजता हूँ और उसके पिक्सल्स में मैं जो रिमोट पार्टी है उसके साथ ये करता हूँ कि जी हर पिक्सल की जो 5वीं बिट है उनको तरतीब से आप लिखें तो आपको मैसेज मिल जाएगा। तो दिस इज पॉसिबल। तो सम टाइम एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर पेस्ट कर दी जाती है। तो देयर आर सो मेनी वेज स्टेगनोग्राफी की। तो स्टेगनोग्राफी अभी बहुत आगे इसके ऊपर काम हो रहा है। क्रिप्टोग्राफी पे तो जो है वो कबले मसीह से काम हो रहा है और आज तक इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो अब हम थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी के अंदर थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ा महदूद सा वक्त और हमारा ये लास्ट लेक्चर है। तो इसमें हमने देखना है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर आप चीज को चेंज कर देते हैं, आप सिंपली चीज को चेंज कर देते हैं। उसके अंदर मैंने कहा था कि आपके पास जो 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उनके अंदर सिमेट्रिक की साइफर है, एसिमेट्रिक की साइफर है, और इसके अलावा हैश फंक्शन है। तो मैं क्विकली इन सारों को आपके साथ बात करता हूं। सिमेट्रिक की साइफर ये है कि जैसे आपके पास एक ताला जो है वो अगर है और उसकी जिस चाबी से आप उस ताले को बंद करते हैं, अगर आप उसी चाबी से ताला खोल लें तो वो हम सिमेट्रिक की कहते हैं। इसके मुकाबले में एसिमेट्रिक की वो है कि जिनके अंदर कि आप एक चाबी के साथ चीज को लॉक करते हैं और दूसरी चाबी के साथ आप चीज को अनलॉक करते हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि एक हमारा कोई टेक्स्ट मैसेज है। तो इस प्लेन टेक्स्ट को हमने एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के साथ दिया, मींस कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर की के साथ इसको एनक्रिप्ट कर दिया। हम देखते हैं कैसे करते हैं। और ये जो साइफर टेक्स्ट है हमने इनसिक्योर चैनल के थ्रू भेज दिया, मतलब अब हमें कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो जब ये दूसरे एंड पे पहुंचा तो चूंकि ये की जो थी वो इन दोनों पार्टीज ने, एलिस और बॉब ने आपस में शेयर की हुई थी, तो ये की जो है इसके साथ इन्होंने इस मैसेज को उसने डिक्रिप्ट कर लिया और प्लेन टेक्स्ट उनके पास आ गया। तो इनके अंदर जो
मुख्तलिफ जो हैं ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर्स, इसके अंदर मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स हैं, पोली अल्फाबेटिक साइफर्स हैं और ट्रांसपोजिशन साइफर्स हैं। मैं वन बाय वन इन तीनों को बहुत क्विकली आपके सामने रखता हूं। जस्ट लाइक आप इस केस में देखिए कि इस केस में अगर देखिए कि एक प्लेन टेक्स्ट है, वो जाहिर है ABCD से लेके Z तक उसके कोई स्पेल होंगे। तो अगर ये एक है और मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं कि हमें पता है कि प्लेन टेक्स्ट में A is 1, B is 2, C is 3 एंड से, जैसे मैंने लिखना है हेलो। हेलो में जो मैं इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूं, जी, जैसे मैंने लिखना है हेलो। हेलो अगर लिखना है तो H इज द 7th, E इज द 4th कैरेक्टर एंड I इज 11th एंड सॉरी L इज 11th, L इज अगेन 11th एंड O इज 14th कैरेक्टर। अच्छा, अब है क्या कि फर्ज कीजिए कि मैंने मोनो अल्फाबेटिक साइफर के थ्रू मैंने कहा कि जी इसको मैंने रोटेट करना है 15 पे, राइट। जब मैंने इसे रोटेट करना है 15 पे तो 7 में 15 जमा किए तो 26 आया, 4 में 15 जमा किए तो 19 आया, 11 में 15 जमा किए तो चूंकि 26 आएगा तो 26 जो है वो 0 से 25 तक हमारे कैरेक्टर होते हैं, 26वां फिर 00 हो जाता है या A हो जाता है। तो इस तरह से करते हुए जो हमारे पास फाइनल जो सिचुएशन बनी तो 26 जो मॉड्यूल 26 पे हमने देखा कि 22 इज द W जो 22वां कैरेक्टर है एंड T इज द 19th कैरेक्टर। हमने 15 उसके अंदर ऐड करके तो हेलो को कर दिया WTAAD, राइट। तो ये सिमेट्रिक की साइफर में अब जिसके पास ये पहुंचेगा वो 22 में से 15 निकालेगा तो उसको मिल जाएगा H, T में से 15 निकालेगा तो उसे मिल जाएगा E और ये मैसेज जो है वो डिकोड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इनको हम कहते हैं मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स। मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स तो कबले मसीह में सबसे पहले जो थे वो सीजर ने यूज किए थे और सीजर जो है वो क्या करता था कि उसने अपने मुख्तलिफ जर्नल्स के साथ मुख्तलिफ जो है वो नंबर एज अ की रखा होता था और उसके तहत वो मैसेज को एनसाइफर करता था और जंगों के दौरान और उसी के मुताबिक उन्हें अनसाइफर करता था। तो दिस इज द इजीएस्ट और मैं कह रहा हूं कि ये तो बहुत ही पुराने टाइप के साइफर्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो इन साइफर्स के अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि अगर एक दफा पकड़ा गया कि जैसे इस केस में हमने 15 किया है, अमूमी तौर पे ऐसी चीजें पकड़ी जाती हैं जहां पे कोई रिपीटेड वर्ड आ जाए, राइट। जैसे यहां पे रिपीटेड वर्ड आ रहा था AA, राइट। तो जो अच्छे अंदाजा करने वाले लोग होते थे तो उस वक्त वो रिपीटेड वर्ड को फर्ज कीजिए कि अमूमी तौर पे EE बहुत आता है, राइट, और OO बहुत आता है। तो वो इस तरह कर करके तो क्या करते थे, 2 3 4 ट्राइयां करते थे और उन्हें अंदाजा हो जाता था कि कितने का फर्क होगा। तो 1 सेकंड के अंदर उसके बाद पूरा मैसेज जो है वो डिकोड हो जाया करता था। तो इसके अंदर जो खराबी थी तो उस खराबी को दूर करने के लिए फिर अगले टाइप के साइफर्स आए जिनको हम कहते हैं पोली अल्फाबेटिक साइफर। पोली अल्फाबेटिक साइफर का फर्क ये होता है कि जैसे यहाँ पे L वॉज कन्वर्टेड इनटू A, अगेन L वॉज कन्वर्टेड इनटू A। अब हम कहते हैं कि नहीं, हम कुछ और करेंगे, हम कुछ और करेंगे और कुछ और के अंदर फर्ज कीजिए कि अगर सिमिलर वर्ड दोबारा रिपीट भी हो रहा है तो हम उसकी रिपीटेशन को वही नहीं होने देंगे। अच्छा, हमने उसके लिए एक बड़ा तरीकाकार अडॉप्ट किया। से फॉर एग्जांपल आप में से किसी का फोन नंबर को हम की रख लेते हैं। फोन नंबर है 0302 5678 90। कितने हो गए जी कैरेक्टर? 1 2 3 4। चलो जी, ये इतने कर देते हैं, ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि हमारे दरमियान की ये है,
नतीजा क्या हुआ कि अगर हमने हेलो को कन्वर्ट करना है तो H इज द फर्स्ट, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 0 से उसको चेंज करेंगे, मीन्स के H एग्जैक्टली वही रह जाएगा, राइट। तो H वही रह गया। इसके बाद जो E है उसको 3 का रोटेशन देंगे। 3 के रोटेशन का मतलब यह है कि वो बन गया 7, 4 प्लस 3 is equal to 7 and 7 is E, right? 7 is H. Okay. इसके बाद L जो है that is 11 के अंदर हमने 0 का जब एक ऐड किया तो वो रह गया L, राइट। और अगला जो L है वो 11 है, लेकिन उसके अंदर हम 2 का जब एडिशन देंगे वो 13 हो जाएगा, तो दैट विल बिकम O, राइट। तो इस तरीके से O जो है दैट इज 14 के अंदर हमने 5 का देना है, तो ये बन गया 19, तो 19 इज T। तो आप देखिए नाउ दिस इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड हेलो। और इवन कि यहाँ पे 2 H अगर हमें इकट्ठे आ रहे हैं तो एक वाकई H था, एक E था। और इसी तरह हम जो ये वाला कोड है वो कोई भी ऐसा रख सकते हैं जिसकी वजह से कोई चीज अगर रिपीट भी हो रही हो तो वो रिपीट नहीं हो रही होती, वो बल्कि उसकी बजाय कुछ चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में मैंने एक प्लेन टेक्स्ट जो है वो अटैक टुडे है और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो पहले लिख दी गई हैं सिमिलर वे में जैसे यहाँ पे लिखी गई थी A से लेके तो Z तक को हमने 26 कैरेक्टर जो हैं वो 0 से लेके 25 तक उनको नंबरिंग की। और जो की स्ट्रीम है वो हमने इस तरह से रखी है कि इसके अंदर 12 का एडिशन है, इसके अंदर 0 का एडिशन है। तो सिमिलरली कोई एक जो कोड हम रख लेते हैं तो उस कोड के तहत हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये आसान साइफर्स के अंदर जो हम कहते हैं कि सिंगल की के साथ होगा, तो ये उसी की के साथ ये डिकोड हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरे टाइप के मैंने साइफर्स कहे थे वो थे ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर ये है कि आप कोई नंबरिंग एलोकेट नहीं करते, आप कोई ऐसी उसके साथ हरकत नहीं करते, बल्कि आप सिंपली ये कर लेते हैं कि उनको उनकी लोकेशन को चेंज कर देते हैं, राइट। जैसे यहां पे देखिए कि मैंने ये एक केस है कि एनिमी अटैक टुनाइट। अच्छा, इसके अंदर किया ये जाएगा कि एक नंबर पक्का होना चाहिए, मींस के आपको अगर मैसेज कम भी है तो उसके अंदर पैडिंग करके उसको उतने डिजिट का बनाया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने एक जो मैट्रिक्स उसके लिए बनाया था, उस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, तो इसको हर सूरत में हमें 20 का बनाना था। जबकि ये जो मैसेज था वो 19 का था, तो हमने एक Z उसके अंदर एक्स्ट्रा डालना होता है, राइट। अच्छा, अब क्या किया हमने कि उसको बिल्कुल एनिमी अटैक्स टुनाइट्स, राइट, ये हमने इसको कर लिया। अच्छा, अब हमने इनको स्वैप कर दिया। अब हमने इनको स्वैप इस तरह से किया कि जो पहला कॉलम है उसको दूसरा कॉलम बना दिया। अब देखिए EAKI, राइट, और जो दूसरा कॉलम था उसको 5वां कॉलम बना दिया। दूसरे कॉलम के अंदर था NTSG, तो आपने यहां पे रख लिया। अब जब ये सारी आपने कन्वर्जन कर दी और आपने बेसिकली कहा कि 31452 इज माई कोडिंग, ठीक है, कि मैंने जो पहला कॉलम है उसको तीसरा बना दिया, दूसरे कॉलम को पहला बना दिया और तीसरे कॉलम को चौथा और 5वें को 5वां ही रहने दिया और एंड सो ऑन। आपने जो है एक एन्क्रिप्शन का एक ये प्रोसीजर बनाया कि 3 से 1, 1 से 2, 4 से 3 और इस तरह से आपने कर दिया। और ये वाला जो अब मैसेज बन गया वो क्या था, वो अजीब सा था, तो इसको जब कन्वर्ट किया तो ये एक साइफर टेक्स्ट बन गया। अब आप देखिए कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि एनिमी अटैक्स टुडे वाली बात हो। तो क्या हुआ कि ये मैसेज ट्रांसमिट हुआ और दूसरे एंड पे जब पहुंचा तो उन्होंने उसे उसी की के साथ वापस उस मैट्रिक्स में रखा और उस मैट्रिक्स में रखने के बाद जो एक्चुअल मैसेज है वो उसमें से रिकवर कर लिया। लेकिन एक बात इसके अंदर कंफर्म है कि ये सारे के सारे वो वाले साइफर्स थे कि जो
सिंगल की के साथ थे कि जिस की के साथ आप साइफर करते हैं तो उसकी रिवर्स की के साथ आप उसे डिसाइफर कर लेते हैं। तो ये हमारा था जो सिमेट्रिक कीज थी। अगर हम लोग मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स पे आए तो चूंकि ये जितने भी मैंने अभी तक आपसे साइफर्स की बात की, तो इन साइफर्स के अंदर बेसिकली वो नहीं था, इफ आई कैन से कि उस वक्त तक कंप्यूटर नहीं था, तो पूरे पूरे कैरेक्टर या पूरी पूरी बाइट्स को आप एनसाइफर करते थे। अब चूंकि कंप्यूटर्स मौजूद हैं तो आप हर कैरेक्टर को अगर उसकी पूरी जो बाइट्स हैं उनकी बिट्स में कोई अगर एल्गोरिदम लगा देते हैं तो ये इतना मुश्किल किस्म का साइफर बन जाता है। अगर आप उसके अंदर एसिमेट्रिक साइफर लगाएं मॉडर्न ब्लॉक के साथ तो आप एक एक बिट को भी अगर हर हर्फ के अंदर हर कैरेक्टर के अंदर चंद बिट्स को भी अगर आप स्वैप करते जाएं तो जो मैसेज बनेगा वो शायद डिकोड करना मुमकिन ना हो। और अगर आप उसके अंदर पोली अल्फाबेटिक वाला प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो देन दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड द मैसेज। इसके बाद मैं आता हूं एसिमेट्रिक की साइफर के साथ। एसिमेट्रिक की साइफर वो है कि जिनको आप एनक्रिप्ट जिस की के साथ करते हैं तो आप डिक्रिप्ट दूसरी की के साथ करते हैं। अगर आप में से किसी ने पब्लिक की और प्राइवेट की को ईमेल के अंदर इस्तेमाल किया हो तो आप देखेंगे कि उसके अंदर होता क्या है कि एक होती है पब्लिक की। मसलन मैंने अपना अगर अकाउंट को साइफर करना है, आप बड़े अच्छे तरीके से ये जो है हमारा क्या नाम है मोजिला थंडरबर्ड के अंदर अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके तो पीजीपी के साथ आप कर रहे तो आप जितने दोस्त एक नेटवर्क के अंदर आएंगे तो उसमें होगा क्या कि आप मैसेज जब आप मैसेज को भेजेंगे तो आप भेजने से पहले एक दफा जब आपने अपने अपने मेल बॉक्स को सेट करते हैं तो एक आपकी पब्लिक की होती है और प्राइवेट की आपका दोस्त अपने पास रखेगा, आप अपने पास रखेंगे। पब्लिक की आप शेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ। जब आप पब्लिक की शेयर कर देंगे तो आप दोनों के मेल बॉक्स के अंदर एक दोस्ती पैदा हो जाएगी कि अब ये अपनी अपनी की के साथ खोलेंगे मैसेज। अब क्या होगा कि आपने मैसेज की अपनी जो प्राइवेट की है वो रखी हुई है ABCD और जो आपके फ्रेंड है उन्होंने रखी हुई है EFGH। अब होगा ये कि आप उसे मैसेज भेजेंगे तो वो जैसे ही EFGH की प्रेस करेगा तो उसका वो मैसेज हो जाएगा ओपन। और जब वो आपको मैसेज भेजेगा तो चूंकि पब्लिक की आपने मैच कराई हुई है तो अगर मैं आपके सामने एक दिखाता हूं मैसेज कि अगर आप देखें कि इसके अंदर ये एक फर्ज कीजिए कि एक मैसेज है और इस मैसेज को मैं आपके सामने अगर खोलता हूं तो यू विल सी ये नहीं खुल रहा और ये कह रहा है कि जब तक आप मुझे अपनी पब्लिक की नहीं दोगे तो मैं उस वक्त तक इसको नहीं खोलूंगा। तो इसके अंदर मैं अपनी प्राइवेट की जब तक नहीं दूंगा, पब्लिक की तो हमने शेयर की हुई है। जब मैंने इसको उसके साथ शेयर किया तो आपने देखा कि वो मेल खुल गई थी। तो ये वाला तरीका है जो एसिमेट्रिक की साइफर्स का है कि जिसके अंदर आप पब्लिक की और पब्लिक की दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और प्राइवेट की दोनों शेयर नहीं करते थे। ये डबल चेक के तौर पे काम करता है। डबल चेक इस तरह से है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसने जो है वो दूसरे की लीक कर दी है। दोनों के पास प्राइवेट की अपनी अपनी है और जो दरम्यान में शेयरिंग की जाती है पब्लिक की तो पब्लिक की के लिए भी कोई ना कोई दरम्यान में बॉडी होती है और ये एक कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर एक बाकायदा दरम्यान में कोई आपके मॉडरेटर होता है और फिर आप उसके जरिए जो एसिमेट्रिक की साइफरिंग करके तो आप उसे भेजते हैं। इसके बाद तीसरा जो एक है तरीकाकार वो है हैश फंक्शन का। मैं बहुत ज्यादा डिटेल का हमारे पास अब टाइम नहीं है। आप अगर बुक को पढ़ लेंगे तो एसिमेट्रिक की, पब्लिक की और ये सारे तस्वुर आपको वहां से समझ आ जाएंगे क्योंकि मैंने इनका बेसिक आइडिया आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन ऐसे ही है कि जैसे अगर आप को एक लेटर कोई मिलता है, अगर लेटर के नीचे साइन नहीं है तो उस लेटर की कोई हैसियत नहीं है।
हाँ, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर मिलता है और उस लेटर पे किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के सिग्नेचर हैं, तो तब वो जो है दैट इज ऑथेंटिक आर द वैलिड ऑर्डर जो आपको मिलेगा। अच्छा, यही इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है कि एक हैश फंक्शन होता है, राइट। हैश फंक्शन बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सिग्नेचर कर रहे हो। तो आप करते क्या हैं कि आप पहले अपना मैसेज जो है उस मैसेज को हैश फंक्शन के अंदर देते हैं, और इसके अंदर खूबसूरती ये है कि जब आप ये वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं हैश फंक्शन, तो जो आपको वो जनरेट करके देता है एक डाइजेस्ट। अच्छा, ये जो डाइजेस्ट है ये बहुत छोटी सी, जैसे सिग्नेचर जो है पूरे पेज के एक छोटे से हिस्से पे होता है, तो और वही उसकी ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये जो डाइजेस्ट है ये भी एक छोटा सा से 128 बाइट का एक छोटा सा एक कोई ना कोई चीज होगी, राइट। तो आप क्या करते हैं कि आप उसके बाद मैसेज तो भेज देते हैं इनसिक्योर चैनल से, राइट। और जो आपने डाइजेस्ट है तो ये जो है उसके थ्रू आप भेज देते हैं। चले, यहां पे क्या है कि चूंकि आप लोगों ने जो हैश फंक्शन था वो तो आपस में एक दूसरे के साथ पहले शेयर किया हुआ था, तो वो क्या करता है, वो इसका डाइजेस्ट क्रिएट करता है। अगर तो रास्ते में मेरे मैसेज के साथ किसी ने कुछ प्ले किया है, कुछ भी इसके अंदर चेंज की है, तो ये डाइजेस्ट और ये डाइजेस्ट, जो मैंने डाइजेस्ट भी साथ भेजूंगा, ये डाइजेस्ट और ये डाइजेस्ट दोनों मैच नहीं करेंगे। और ये इतना जबरदस्त एल्गोरिदम के थ्रू ये किया जाता है कि लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां लगा दी हैं कि कोई इसके अंदर छोटी सी छोटी वजह भी ऐसी ना हो कि जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट आपस में मैच कर जाएं। मैथमेटिक्स की इतनी आला किस्म की इसके अंदर वर्किंग की जाती है, और अगर तो डाइजेस्ट मैच कर जाते हैं इट मीन्स के सिग्नेचर मैच कर रहे हैं। जैसे कि आप अपना चेक जब आप देते हैं तो बैंक वाला जो है वो आपके जो उनके पास स्पेसिमन सिग्नेचर होते हैं, ये बिल्कुल स्पेसिमन सिग्नेचर, ये आपने नया चेक दिया, नया डाइजेस्ट दिया, उसने क्या किया कि आपके स्पेसिमन सिग्नेचर जो उसने खुद प्रोड्यूस कराए हुए थे किसी जमाने आपसे, तो उनसे मैच करता है। अगर तो ये बिल्कुल मैच करते हैं तो तब तो आपका चेक कैश हो जाएगा, अदरवाइज आपका चेक कैश नहीं होगा। तो दिस इज द हैश फंक्शन, और ये एक और तरीकाकार है। आज के दौर में जो हैश फंक्शन है वो ज्यादा पॉपुलर है, एंड दिस इज यूज्ड वेरी मच। एंड पे मैं कोई एक छोटी सी और बात आपको कह के तो लेक्चर को खत्म करना चाहता हूं। अगरचे इसके अंदर बताने को मेरे पास अभी बहुत कुछ है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे होती है और बहुत सारे काम। मैं सिंपली फायरवॉल का थोड़ा सा फंक्शन बता के कि आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। खासतौर पे जो फायरवॉल है इसका तस्वुर ये है कि पुराने जमाने में जब काफिले पैदल चला करते थे तो होता यह था कि रात को जहां वो जंगलों में या किसी बयाबान में जब वो पड़ाव करते थे तो डर ये होता था कि रात को कोई दरिंदा उन पे हमला ना कर दे। तो उस दरिंदों को दूर रखने के लिए, क्योंकि चोर वोर देखने के लिए तो कोई चौकीदार खड़ा कर लेते थे, लेकिन जो दरिंदे होते थे वो छुप के हमला करते थे। तो दरिंदों को रोकने के लिए क्या करते थे कि काफिला अपने इर्द गिर्द कुछ लकड़ियां, कुछ जलने वाली आइटम्स रख के तो उनको आग लगा देता था, और वो जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर, दरिंदे, रेप्टाइल्स, वो क्या होते थे, वो आग की वजह से दूर चले जाते थे, और वो जो काफिला है वो उसके अंदर, उस फायर वॉल के अंदर, वो जो एक दीवार आग की लगाई जाती थी तो उसके अंदर बड़े मजे से अपना वक्त गुजार देते थे। तो आज इंटरनेट के अंदर भी हम फायरवॉल प्रोटेक्शन के उसी तस्वुर को यूज करते हैं। ये मैंने कुछ डायग्राम्स देखी हैं जिसके अंदर ये एक पर्टिकुलर इंटरनेट का यूजर, चूंकि इंटरनेट वेरी इनसिक्योर, ये अगर फर्ज कीजिए कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट को जो कि www.example.com को अगर करता है तो ये पर्टिकुलर जो सर्वर है वो उसे हैंडल करता है इस वेबसाइट के एड्रेस को। अच्छा, होता क्या है कि जब ये इसे टच करेगा तो ये उसे अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा,
राइट। और उसके लिए इस इंफॉर्मेशन पे जाने के लिए इसको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, बैंक डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल, ये सारा कुछ इसे भेजना होगा, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर स्टोर से कुछ चीजें ऑनलाइन परचेज करना चाह रहा है। रास्ते में इसके यूजर आईडी, पासवर्ड डिटेल्स और डेबिट कार्ड की डिटेल के लिए एक हैकर अगर दरमियान में बैठा है, तो ये हैकर उसकी इस इंफॉर्मेशन को अगर चोरी कर ले तो क्या होगा कि इसकी सारी डिटेल्स कल को इसका जो कार्ड है वो इस जगह से परचेज के लिए यूज हो जाएगा। लेकिन जब आप एक फायरवॉल दरमियान में लगा देते हैं तो फायरवॉल क्या करता है कि अगर तो इंफॉर्मेशन प्योरली यहां से आ रही है इस स्टोर से, तो तब तो वो इसको पास कर देगी। अदरवाइज अगर ये हैकर की तरफ से आ रही है तो हैकर की तरफ से आने वाली इंफॉर्मेशन को ये जो फायरवॉल है वो ब्लॉक कर देगी। वो कैसे ब्लॉक करेगा? वो ब्लॉक इस तरह से करेगा कि फायरवॉल ने अपने पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाई होती है। इस लिस्ट के अंदर क्या होता है कि किसको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना। फर्स्ट कीजिए कि इस पर्टिकुलर example.com को उसने टच किया था, तो जो चीज तो आ रही है फ्रॉम दिस वेरी वेबसाइट, या जो इस कंप्यूटर से या इस सर्वर से जो आ रही है, इसको तो उसने अलाउड की एक्सेस की लिस्ट में उसको अलाउड में लिखा हुआ है, और उसके पैकेट में जो सेंडर का एड्रेस है तो पैकेट फिल्टरिंग के जरिए वो देखेगा और उसको अलाउ कर देगा इस बंदे के पास आना। और जो आ रहा होगा हैकर के कंप्यूटर से, तो फायरवॉल ने चेक करना है कि नो ही इज नॉट अलाउड। तो ये पैकेट फिल्टरिंग के तस्वुर के साथ जो है हम एन्क्रिप्शन के अंदर बहुत कुछ करते हैं, और अगर आईपी सेक के अंदर जाएं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जस्ट मैं आपको थोड़ी सी बात बता के इस टॉपिक को क्लोज करना चाह रहा हूं। तो ये हमारे पास जो फायरवॉल के जरिए हम पैकेट फिल्टरिंग का जो इसके अंदर फिनोमिना है उससे क्या करते हैं कि जो अनवांटेड पैकेट्स होते हैं उनको वो अलाउ नहीं करता इस तक आए, क्योंकि उसने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया है तो इससे आने वाले पैकेट्स तो आ जाएंगे। अगर कोई रास्ते में इसको हैक करके और ये मस्कुरेडिंग करके इसकी तरफ आना चाहेगा तो ये पैकेट फिल्टरिंग का जो फायरवॉल का तस्वुर है वो उसको नहीं आने देगा। इसी तरह अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप किसी YouTube के ऊपर जा रहे हैं, राइट, YouTube पे जा रहे हैं, तो ये क्या करती है फायरवॉल, आपकी एक कन्वर्सेशन लिस्ट अपने पास मेंटेन करती है कि आपने निकलते ही किस वेबसाइट को टच किया था। अब अगर वो जो है इस स्टेट को वो कंटिन्यूसली वॉच करता रहता है, अगर इसी कनेक्शन पे ये पर्टिकुलर हैकर कुछ और भेजने की कोशिश करेगा तो कन्वर्सेशन लिस्ट में ये जो है ये कुछ और है और YouTube की साइट जो है वो कुछ और है। तो वो क्या करेगा, इस तरफ से आने वाली जितनी इंफॉर्मेशन है उनको ब्लॉक कर देगा। हम इसे कहते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन के, जो कन्वर्सेशन लिस्ट के अंदर जो हमारी स्टेट है उसको मेंटेन किया जाए और सिर्फ उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही हमारे पास जो डाटा है वो हमारे साइट तक पहुंचे। इसके अलावा एक और तरीका जो हमारी फायरवॉल इस्तेमाल करती है वो ये है कि फर्ज कीजिए कि मैंने इंटरनेट पे जाना है, तो आपके लिए ये जो सिस्टम है वो क्या करता है, फर्स्ट कीजिए कि आपने फेसबुक की तरफ जाना था, आपने टाइप किया कि आपने फेसबुक पे जाना है, तो ये जो फायरवॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है कि एक और सर्वर आपकी जगह पे उस मैसेज को प्रोड्यूस करता है। अगर तो बिल्कुल ठीक चीज आती है तो वो आपकी तरफ भेज देता है। अब आप बिल्कुल छुप गए, हैकर अगर कहीं दरमियान में इस इंटरनेट के अंदर कोई हैकर बैठा है तो वो हैकर को तो सिर्फ ये नजर आ रही है, और ये क्या है, ये प्रॉक्सी फायरवॉल है। ये आपकी जगह प्रॉक्सी कर रहा है, आपकी जगह काम कर रहा है और आपको चीजें साफ सुथरी करके आपकी तरफ भेज रहा है। तो जो फायरवॉल है इसकी बहुत इनिशियल सी चीज मैंने आपको बताई कि इसके अंदर पैकेट फिल्टरिंग का तस्वुर है, इसके अंदर प्रॉक्सी फायरवॉल का तस्वुर है और इसके अंदर स्टेटफुल इंस्पेक्शन का तस्वुर है। एक टॉपिक के तौर पे हम सिक्योरिटी के बारे में दिस इज कंसीडर्ड टू बी, मेरे ख्याल में हमने काफी इस पे बात कर ली है। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल, अगर आईपी सेक की बात करें हम, जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी सिक्योरिटी के हेडर किस तरह लगाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं कि
अगर कोई एक बंदा आपकी ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर रहा है तो उसको बिट्रे करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस हैं उनको चेंज करके कोई और सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस देते हैं और बाद में उनको एक्चुअल जगह पे हैंड ओवर करते हैं। तो जो ट्रैफिक है मॉनिटरिंग है वो नहीं हो सकती। देर आर सो मैनी थिंग्स। IPsec है, IPsec जो है वो अपना एक अलग से हेडर ऐड करता है और उस हेडर के अंदर जो चीजें होती हैं, मतलब वो हम जब करते हैं तो बाज़ औक़ात एग्जैक्ट एड्रेसेस के अंदर हम चीज को एनक्रिप्ट करते हैं और समटाइम्स हम क्या करते हैं कि पैकेट को बाहर से एनक्रिप्ट करके तो उसके ऊपर नए सिरे से डिफरेंट IP एड्रेसेस लगा के, तो पहले अगर इसने जाना है तो इसकी बजाय इसके पास आएगा ये अपना IP एड्रेस लगा के तो यहां पे भेजेगा और ये फिर दोबारा इसको भेजेगा। अगर आपने यहां से बैठ के इसको राब्ता करना था तो ये जो है आपका पैकेट लेगा, उसको आपका एड्रेस हटा के किसी और का एड्रेस लिखेगा और इसे कहा जाएगा कि तुमने यहां पहुंचाना है। तो देर आर सो मेनी वेज कि आप हैकिंग को रोकने के लिए कितने प्रोसेस या कितने एनक्रिप्शंस की टाइप इस्तेमाल करते हैं। समटाइम पैकेट अंदर से एनक्रिप्ट किया जाता है, समटाइम पैकेट बाहर से एनक्रिप्ट किया जाता है। इसी तरह आप जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की TLS जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी करते हैं। लेकिन हम यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं। दोज हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड और अगर वो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं भी हाजिर हूं और बेतहाशा बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसी बुक के अंदर अगले जो ये चैप्टर और 2-3 चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए तो आपको बहुत सारा अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो इसके साथ ही हमारा तमाम लेक्चर्स का जो हमारे कंटेंट्स थे दीज आर ऑलमोस्ट ओवर और मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ जो हमारे कोर्स के कंटेंट्स थे उनको शेयर करके देखते हैं कि कोई चीज अगर रह गई है तो हम उसे दोबारा कर लेंगे। अदरवाइज आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स। जी, ये हमारा कोर्स के तमाम टॉपिक्स हैं और अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि हम लोग जो टोटल टॉपिक्स थे हमने क्लास के स्टार्ट में लिखे भी थे। तो आउटलाइन एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन वी हैव डन, नॉइज, मीडिया एनकोडिंग, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, प्रोटोकॉल डिजाइन इश्यूज, नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्चर, इसके अंदर OSI, TCP, IP ये मॉडल हम कर चुके हैं। एरर कंट्रोल बहुत तफसील से किया, फ्लो कंट्रोल कर लिया हमने। उसके बाद डाटा लिंक प्रोटोकॉल के अंदर HDLC, PPP ये भी कर लिए हैं और LAN के अंदर हमने मैक लेयर की बात की है, हमने ईथरनेट भी कर लिया, हमने टोकन लिंक को भी कर लिया, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग हमने डिफरेंट लेयर्स के ऊपर इनके टोटल कॉन्सेप्ट्स को देखा। जैसे हमने जो आखिरी दफा इसको किया है वो TCP के अंदर और UDP के अंदर देखा कि वो मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह करते हैं। तो स्विच एंड IP नेटवर्क्स हमने देखा कि किस तरह से राउटर हमारे पैकेट को स्विचिंग करते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ जो है नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन के लिए राउटिंग और मुख्तलिफ जो इंटरनेटवर्किंग है वो हमने देखा। इंटरनेटवर्किंग हम कहते हैं जब एक से ज्यादा नेटवर्क आपस में काम कर रहे हैं। तो राउटर्स को जब हमने डिस्कस किया था, जब हमने राउटिंग को डिस्कस किया कि किस तरह राउटर डिसीजन मेकिंग करता है और किस तरह अपनी टेबल्स को मेंटेन करता है, हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह इसी वजह से देखा। इसके अलावा हमने ब्रिजिंग को देखा कि ब्रिजिंग किस तरह आपके LAN की सेगमेंटेशन करता है और आपकी ट्रैफिक को और जो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो कोलिजन्स हैं उनको कैसे रिड्यूस करता है। इसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल को देखा जिसके अंदर हमने TCP, IP, UDP इनको देखा। फिर हमने नेटवर्क सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, हमें सिर्फ इश्यूज तक करना था लेकिन हमने थोड़ा सा एनक्रिप्शन की बात भी कर ली है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस थी वो हमें करना थी मुख्तलिफ जो है असाइनमेंट्स के थ्रू और क्विज के थ्रू। तो अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ एक असाइनमेंट हम कर चुके हैं और दूसरी असाइनमेंट हम करने के बाद परहैप्स और ना कर सके। तो इस हवाले से हमने जो कोर्स की टोटल आउटलाइन है हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसे कवर कर लिए। तो जस्ट आई से थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ऑल दिस। और अगरचे हमें नॉर्मल रूटीन की बजाय, जो क्लास टीचिंग की बजाय हमें इस डिस्टेंस लर्निंग पे आना पड़ा एंड यू ऑल कोऑपरेटेड ए लॉट। तो थैंक यू वेरी मच।
विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।